वेल हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग का डिटेल अच्छी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड बैच। ओके, सो सबसे पहली बात हम लोग यहां पर किस तरह से पढ़ेंगे इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ठीक है, सो आवर अप्रोच विल बी, पहली बार इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है द कॉन्सेप्ट बुक ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट बुक ऑफ अकाउंट्स का बेसिक पर्पस यह है कि आप लोग यहां पर जो भी पढ़ोगे मेरे साथ यहां पे क्लास में, जो मैं यहां आपको बताने जा रहा हूं, जो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, वही आप लोग भी लिखोगे। ओके, सो दिस बुक इज बेसिकली इन अ वर्क बुक फॉर्मेट। ठीक है, जहां पे आपको बहुत सारे ब्लैंक स्पेसेस दिखाई देंगे। ठीक है, and whatever we learn in the class you will be noting it down there in your concept book. ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट बुक का फायदा क्या होगा? सबसे पहली बात, यहां पर वेल रिसर्च्ड कॉन्सेप्ट बुक है, यानी एक एक बारीक बात यहां पे कवर होगा। दूसरी बात, आपको जो आपका सेल्फ नोट्स एक बनाना चाहिए, कहते हैं ना कि सेल्फ नोट्स इज द बेस्ट नोट्स। ठीक है, तो ये जो नोट्स बनने चाहिए जो अक्सर बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बुक आपका सेल्फ नोट्स जैसा एक बन जाएगा एंड एट द एंड यू वोंट नीड एनीथिंग, जस्ट ये कॉन्सेप्ट बुक के पेजेस पलटा लो, आपका पूरा टॉपिक पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। ओके, सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ द कॉन्सेप्ट बुक। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट बुक नहीं है तो आई विल सजेस्ट कि पहले कॉन्सेप्ट बुक ग्रैब करो और उसके बाद ही पढ़ना शुरू करो, क्योंकि सब कुछ हमारा कॉन्सेप्ट बुक के थ्रू ही होने वाला है। ऑलराइट, सो आई होप दैट इज क्लियर। तो लेट्स एंटर इनटू द जर्नी। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। तो दोस्तों, पहले मैं एक बात बता दूं, दिस इज बेसिकली अ बैच फोकसिंग ऑन द रिपीटर्स। ठीक है, यानी हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके पहले गलती की है। ओके, इट्स वेरी इजी टू ब्लेम अदर्स। हम लोग चाहे तो इंस्टीट्यूट पे ब्लेम लगा ले, चाहे तो किसी और पे ब्लेम लगा ले, लेकिन ये एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या मालूम सर मुझसे ही कोई गलती हुई हो। तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा कहना है, एक बार के लिए सोच लो कि सही में हमने कोई गलती की है। अगर की है तो की है, वॉट एवर, लेट्स लर्न फ्रॉम द मिस्टेक एंड लेट्स मूव ऑन। ठीक है, जो भी गलती हमने किया है, ठीक है, वो गलती को पहचानना जरूरी है और वो गलती को दोहराना नहीं है। ठीक है, अब इसी रीजन से व्हाट आई विल बी डूइंग हियर इज, मैं अकाउंट्स में सीधा आपको भारी वाले टॉपिक से शुरू नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हम अक्सर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इस पर तो ध्यान देते हैं, इसको इग्नोर नहीं करते, लेकिन एट द सेम टाइम जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं, इजी टॉपिक्स होते हैं, ये इग्नोर चले जाते हैं, ये कहीं ना कहीं तुच्छ माने जाते हैं, अछूत माने जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर एक प्रॉपर फ्लो फॉलो करने जा रहा हूं, एक प्रॉपर सीक्वेंस में आगे बढ़ने जा रहा हूं। ठीक है, एंड प्लीज गो अहेड अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। कॉन्सेप्ट बुक में जो सीक्वेंस बना हुआ है इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ो। आई बेट ऑन इट कि एंड में आपका अकाउंट्स की तरफ देखने का टोटल नजरिया बदल जाएगा। यू विल बी लर्निंग द कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो बस इसी बिलीफ के साथ लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट बुक। सो सबसे पहला जो चैप्टर है इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं थोड़े बहुत बेसिक्स। ठीक है, हो सकता है ये जो बेसिक्स है ये आपको मालूम है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर मालूम है तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है ना, अच्छी बात है, एक रिवीजन हो जाएगा ऐसा समझ लो। लेकिन अगर ये बात नहीं मालूम, यहां पे कुछ भी जान लो उस बारे में। ठीक है, चलो तो देखते हैं सबसे पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी एंटर इनटू अकाउंटिंग, हमारे दिमाग में आता है कि सर डेबिट और क्रेडिट करते हैं, है ना, कुछ तो भी डेबिट कुछ तो भी क्रेडिट। अरे भाई एक मिनट, ये डेबिट क्रेडिट भी जो किया जाता है, लेट मी टेल यू वन थिंग, डेबिट क्रेडिट इज एक्चुअली कोड वर्ड। डेबिट इज अ कोड वर्ड, क्रेडिट इज अ कोड वर्ड। ठीक है, यानी अगर मैं कहीं डेबिट कर रहा हूं कहीं क्रेडिट कर रहा हूं, इट टेल्स मी समथिंग, वो कोई मीनिंग बताता है, और हमें वो मीनिंग जाने बगैर अगर क्लरिकल लेवल में बस लिखना आ रहा है तो दोस्तों दिस इज नॉट अकाउंटिंग। ठीक है, एटलीस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला अकाउंटिंग तो नहीं है, वो क्लर्क लेवल अकाउंटिंग हो गया, और हमें तो बनना है चार्टर्ड अकाउंटेंट, है कि नहीं। सो एज अ रिजल्ट ये डेबिट क्रेडिट कोड लैंग्वेज को क्रैक करना जरूरी है, और उसे क्रैक करने के लिए unless and until a few basics are clear in our minds we won't be able to crack it. ठीक है, तो इसलिए मैं यहां पे थोड़ा बेसिक से जा रहा हूं। लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात अगर हम लोग देखें, व्हाट इज अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग का डेफिनेशन दिया हुआ है वहां पे। अब उसके पहले वहां पे दिया है फादर ऑफ अकाउंटिंग, हु इज पप्पा ऑफ अकाउंटिंग, मिस्टर लूका पैचोली। ठीक है, ही वाज एन इटालियन मैथमेटिशियन। मम्मी के नाम नहीं लिखे, सिर्फ पप्पा का नाम लिखा है, मम्मी भी है ना, मम्मी का नाम है सूलिन। ठीक है,
अब प्लीज डोंट थिंक दैट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. ओके, Sulin, SULIN. ओके, शी इज नोन एज मदर ऑफ सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग. खैर उस पर क्वेश्चन नहीं पूछते, एक आधी बार पप्पा के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं. ओके, डेफिनेशन में अगर मैं आऊं तो सबसे पॉपुलर डेफिनेशन इज द डेफिनेशन गिवन बाय AICPA. अब ये क्या होता है? AICPA क्या होता है? AICPA का मतलब होता है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स. क्या कहा? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स. ठीक है. बेसिकली जैसे इंडिया में CA इंस्टीट्यूट जो होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वैसे ही यूएस में CA नहीं कहते, यूएस में हम कहते हैं सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स. ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वहां पर कहा जाता है CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स. तो उनका जो इंस्टीट्यूट है उसे कहा जाता है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स. ठीक है, चलो ठीक है. तो AICPA का दिया हुआ डेफिनेशन क्या है? देखो क्या लिखा है वहां पे. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, प्लीज हाईलाइट विथ मी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग. तीन बातें कहे वहां पे, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग. ओके, चलिए ठीक है. इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी. ठीक है. Transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. जो transactions and events है, they should be of financial character and interpreting the results thereof. Okay? ऐसा कुछ तो भी दिया हुआ है. ठीक है. ये डेफिनेशन यहां तो ऐसा दिख रहा है, और जनरली स्पीकिंग हमें ऐसे देख के बहुत ज्यादा ऐसा इच्छा हो रही होगी कि सर मगअप कर लूं, रट्टा मार लूं. अरे भाई, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है. लेट्स मूव ऑन. और अभी थोड़ी ही देर में हम लोग कुछ कुछ बातें डिस्कस करेंगे, और वो डिस्कस हो जाने के बाद आई विल कम बैक टू द डेफिनेशन. एंड बिलीव मी दोस्तों, ये डेफिनेशन आप लोगों को खुद ब खुद फ्रेम करना आ जाएगा. ठीक है, चलिए अभी के लिए मैं इसे छोड़ के आगे बढ़ रहा हूं. वैसे एक और डेफिनेशन दिया हुआ है. द डेफिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट जजमेंट्स एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है दोस्तों, लेट मी स्टार्ट हियर विथ समथिंग कि अकाउंटिंग जो हम लोग करते हैं ना, इसमें हम लोग को लगता है कि सर इसमें डेबिट क्रेडिट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. लेकिन लेट मी टेल यू व्हाट इट इज. अकाउंटिंग इज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. क्या कहा मैंने? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. मतलब अगर मेरे बिजनेस के बारे में मुझे किसी को भी कम्युनिकेट करना है, कुछ भी बताना है, कोई भी मेरे बिजनेस के बारे में कुछ भी जानना चाहता है, तो मैं उसे कैसे बताऊंगा? मैं उसे बताऊंगा इन द अकाउंटिंग लैंग्वेज. सो अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ लैंग्वेज. जैसे इंग्लिश, हिंदी हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं कुछ बता रहा हूं, आप कुछ समझ रहे हो, ऐसा ही अकाउंटिंग होता है. अकाउंटिंग में भी हम जो बताते हैं आगे वाले को वो समझता है, एंड दे गेट सम इंफॉर्मेशन. द वंस हु गेट द इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड एज द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, चलिए ठीक है. तो हमारी जो शुरुआत होती है अकाउंटिंग में, वो कैसे शुरुआत होती है? सबसे पहले हमारे सामने आ जाते हैं कुछ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. हमारे सामने मतलब सबसे पहले हम बोले तो एंटिटी. ठीक है, एंटिटी के पास आ जाते हैं कुछ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. अब ये कैसे समझेगा? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट मेरे पास चल के आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता. उसकी जगह पे मेरे पास आता है कोई बिल, या इन शॉर्ट किसी तरह का सोर्स डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो मेरे पास कोई बिल आएगा, कोई एग्रीमेंट आएगा, कोई नोट आएगा, ऐसे कुछ ना कुछ एक एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन आएगा, जिसे मैं कहता हूं सोर्स डॉक्यूमेंट. व्हाट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट दोस्तों? सोर्स डॉक्यूमेंट इज द एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन. ठीक है, ओके. अकाउंटिंग में हम लोग सब चीजें ना सबूत के मुताबिक करते हैं. अगर सबूत नहीं तो अकाउंटिंग नहीं. पहले देखते सबूत क्या है. ठीक है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट इज व्हाट? सोर्स डॉक्यूमेंट इज सबूत ऑफ द ट्रांजैक्शन. ठीक है, ओके. सो सबसे पहले मैंने एविडेंस को गैदर कर लिया. एविडेंस को गैदर करने के बाद मैं उसे बुक कीपिंग प्रोसेस में ले जाता हूं. तो मैं इसे कहां ले जाऊंगा? बुक कीपिंग प्रोसेस में. बुक कीपिंग प्रोसेस मतलब मेरे पास एक जर्नल बुक होगा और एक लेजर बुक होगा. तो वो ट्रांजैक्शन को सबसे पहले मैं जर्नल बुक में रिकॉर्ड करूंगा, लेजर बुक में क्लासिफाई करूंगा. ठीक है, डिटेल में जाएंगे इसके हम लोग. तो जर्नल लेजर बुक कीपिंग प्रोसेस हो गया. बुक कीपिंग प्रोसेस होने के बाद भी
there are a few statements that are prepared. जैसे ट्रायल बैलेंस, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, देन इवन बैलेंस शीट, ये सारे के सारे अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं. सो ओवरऑल अगर मैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बात कर रहा हूं तो ये शुरू होता है विद सोर्स डॉक्यूमेंट्स, देन कीपिंग रिकॉर्ड्स एंड अ फ्यू स्टेटमेंट्स. सब चीजें के बनते हैं मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. ठीक है, ओके. अब क्यों करते हैं भाई अकाउंटिंग हम लोग? अकाउंटिंग क्यों किया जाता है? तो उसके बारे में वहां पे लिखा हुआ है. सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, देन ascertainment ऑफ रिजल्ट्स ऑफ अबाउट ट्रांजैक्शंस. तीसरा, ascertainment ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ट्रांजैक्शन. चौथा, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग. और पांचवा, टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, ये पहली बात तो याद करना पड़ेगा क्योंकि इस पे थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं. देखो, एक निमोनिक लिख लो वहां पे बाजू में, सब लोग मेरे साथ लिखेंगे. सबसे पहले R AA PID TSP, रैपिड. TSP यानी टेबल स्पून जैसा कुछ तो भी याद रख लो. ठीक है, रैपिड TSP. ठीक है, रैपिड मत बोलना, रैपिड AA. ठीक है, अच्छा आराम से. सबसे पहले R फॉर, R से क्या आ रहा है? R से रिकॉर्डिंग. ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन. भाई हम लोग भूल जाते हैं, मेमोरी इतना कमजोर है, रैम भी स्ट्रॉन्ग नहीं है अपना, पेन ड्राइव वगैरह तो लगा ही नहीं सकते, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह कुछ रहता है नहीं, SSD भी कमजोर है, तो यार दिमाग में रहते नहीं चीजें. ठीक है, तो याद रखने के लिए रिकॉर्ड, टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन. ठीक है. दूसरा, एसर्टेनमेंट. अब दोनों ए एसर्टेनमेंट है, लेकिन कौन से एसर्टेनमेंट? सबसे पहला ए है एसर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स. एसर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स. मैंने जो भी बिजनेस किया वो बिजनेस का रिजल्ट क्या है. अब जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो, पढ़ाई का रिजल्ट आता है. ठीक है, रिजल्ट कैसा आता है? पास हुए कि फेल हुए, बराबर. तो बिजनेस के भी ऐसे ही रिजल्ट्स आते हैं. कैसे रिजल्ट्स आते हैं? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ. ओके, सो दैट्स द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस. सो सबसे पहले हम लोग ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इसलिए देखते हैं, रखते हैं, ताकि पता तो चले भैया कि बिजनेस में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है. सो एसर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स. दूसरा, अगेन ए, एसर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बेसिकली दिस इज अबाउट द अकाउंटिंग इक्वेशन. भाई जो भी मुझे पे करना है उसके लिए मेरे पास सफिशिएंट एसेट है क्या. ठीक है, सो वही इक्वेट करके देखना. ओके, एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट वेदर माय एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी और नॉट. दैट इज व्हाट वी जज हियर. तो ये दो तरह के एसर्टेनमेंट हो गए. ठीक है, एसर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ट्रेडिंग P&L. एसर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, लिंक. ठीक है, अच्छा. तो रा हो गया, राइट, RAA. अब PID क्या है? प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन. PID, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन. याद हो गया? चलो. सो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग. जो भी यूजर्स है वो सही डिसीजन ले पाए, इसके लिए उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. रैपिड हो गया. और लास्ट TSP क्या है? टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन. ठीक है, सॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट वर्ड सुना होगा सबने. ठीक है, अगर पैसे कहीं पे भी ऑब्लिगेशन मेरा बनता है, वो देने के लिए मेरे पास सफिशिएंट पैसे अगर नहीं है तो आई एम कॉल्ड एज इंसॉल्वेंट. तो टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन, getting me? So this is overall reasons or objectives of accounting. Rapid TSP. एक बार सब लोग मेरे साथ बोलेंगे. ओके, रैपिड में R stands for, बिना देखे, R stands for yes, recording. A for ascertaining results. Again A, ascertaining financial position. Very good. PID, providing information to users for rational decision making. Very good. And last, TSP, to know solvency position. Very good. याद हो गया? Excellent. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसके बाद आ जाते हैं टू यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में दो तरह के इंफॉर्मेशन यूजर्स होते हैं. एक को कहते हैं इंटरनल, एक को कहते हैं एक्सटर्नल. ठीक है, आराम से. इंटरनल यूजर्स मतलब ये वो लोग हैं जो संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं, डिटेल्ड जानकारी, सब कुछ जानना है इन्हें.
ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं इंटरनल यूजर्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे लिखो, सब लोग इस ब्रैकेट में लिखेंगे यहां पे। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में जो लोग हैं, क्वाइट ऑब्वियसली ये लोग तो पूरे डिटेल में इंटरेस्ट रखते हैं, राइट, सब कुछ जानना चाहते हैं। सो मैनेजमेंट के लोग विल बी कॉल्ड एज द इंटरनल यूजर्स। दे वांट द एक्सेस टू एवरी सोर्स डॉक्यूमेंट, बुक कीपिंग के रिकॉर्ड्स, सारे के सारे स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सब कुछ इनको चाहिए। ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल यूजर्स, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल यूजर्स? एक्सटर्नल यूजर्स यानी आउटसाइडर्स। आउटसाइडर बोले तो ये वो लोग हैं जो हमारे बिजनेस में सिलेक्टेड कुछ कुछ रीजन से दिलचस्पी रखते हैं, सब चीजों में नहीं। ठीक है, सो दे आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन समरी एंड डू नॉट हैव एक्सेस टू डिटेल रिकॉर्ड्स। एग्जाम्पल, बैंक, क्रेडिटर्स। आई नो माई हैंडराइटिंग इज वेरी बैड, ठीक है, आदत पड़ जाएगी आपको धीरे धीरे। ठीक है, बैंक, क्रेडिटर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। आप जस्ट इमेजिन कीजिए एक बार, मुझे लोन चाहिए भैया, मैं गया बैंक के पास, बैंक भाई साहब मुझे लोन दे दो। ठीक है, बैंक के पास तो बहुत पैसे हैं, मैंने बोला लोन दे दो भैया। अब जरा सोच के देखिए एक बार, बैंक हैज टू डिसाइड दैट वेदर दे शुड ग्रांट लोन टू मी और नॉट। क्या इसके लिए उनको हर एक बिल का डिटेल चाहिए? क्या इसके लिए उनको पूरे जर्नल का पोथी चाहिए? क्या इसके लिए उनको पूरे लेजर का पोथी चाहिए? एवरीथिंग, दैट्स नॉट पॉसिबल, करेक्ट? तो ये एक एक डिटेल ये लोग नहीं चाहते, क्वाइट ऑब्वियसली। What they want in that case? They want selected details. भाई बैंक को किस चीज में दिलचस्पी है? बैंक को सिर्फ इस चीज में दिलचस्पी है ना कि whether I will be repaying it or not, मैं प्रॉपरली रीपे कर पाऊंगा कि नहीं, इसी चीज में दिलचस्पी है ना। सो दैट्स इट। बैंक सिर्फ उतने ही सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स मंगाएगा जितने का उससे काम है। भाई इतना ज्यादा डिटेल देखना होता तो वो सीए नहीं कर लेता सीधा सीधा, गेटिंग मी? तो दे आर इंटरेस्टेड इन सिलेक्टेड डेटा। ठीक है, सब कुछ नहीं मांगते ये लोग। क्रेडिटर्स, आपको क्या लगता है ये लोग सब कुछ डिटेल मांगेंगे? नहीं, दे वांट जस्ट सिलेक्टेड डिटेल्स। और उनको तो छोड़ो, हमारे भी देने की इच्छा नहीं है। अरे हम क्यों दे भाई पूरे डिटेल हमारे बिजनेस का? तो उनको जितना चाहिए उतना ही देंगे, बस काम खत्म, गेटिंग मी? सो ये लोग होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इनको मेनली हम लोग जो दिखाते हैं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, समरी ऑफ ऑल द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, चलो ठीक है भैया, आगे देखते हैं। What is the next thing that we are writing there? वहां पे लिखा है, जैसे मैंने आपको कहा था, accounting is hence the called as the language of the business, जहां पे दो ही तरह के वर्ड होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट, लेकिन इनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ठीक है, चलो बढ़िया। अब एक एक करके इनकी डिटेल में जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप कह रहा था मैं, क्या सोच रहे थे आप? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफाई द अकाउंटिंग एंटिटी। ठीक है, मतलब क्या, जरा आराम से समझिए। मुझे सबसे पहले ये देख लेना है कि मुझे किसके नजरिए से सोचना है। ठीक है, मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि जरा सोचो, इफ आई सपोज पे सम मनी टू यू, इफ सपोज आई पे 10,000 रुपीज टू यू, ओके, so if I'm paying 10,000 rupees to you, from my point of view this is a payment, but from your point of view this is a receipt. Can I say so? Okay, तो मुझे ये जान लेना जरूरी है कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो मुझे पेमेंट की एंट्री करनी होगी, और अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तो मुझे रिसीप्ट की एंट्री करनी होगी, करेक्ट? सो आई नीड टू बी क्लियर विद दैट फर्स्ट। तो यही हुआ मेरा पहला स्टेप। व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप? माय फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द अकाउंटिंग एंटिटी। मुझे किसके नजरिए से सोचना है ये मुझे सबसे पहले क्लियर कर लेना है। ठीक है, ओके। अब एंटिटी कैन बी ईदर फॉर प्रॉफिट एंटिटी और नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी। कहने का मतलब, देखो दोस्तों, ये बात याद रखना, प्रॉफिट हर एक बंदा कमाता है। आप बिजनेस कर रहे हो, आपका किसी भी तरह का इंटेंशन हो, लेकिन प्रॉफिट आप कमाओगे ही कमाओगे। ठीक है, हाँ, बिजनेस अगर बुरी तरह से चल रहा है तो लॉस भी कमाओगे, वो भी हो सकता है, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, एज द केस में भी, प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉस। लेकिन द पॉइंट इज, कुछ बिजनेस का इंटेंशन ही होता है प्रॉफिट कमाने का। वो लोग बिजनेस कर ही सिर्फ इसलिए रहे हैं ताकि मैं प्रॉफिट कमाऊं। ठीक है, तो ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं फॉर प्रॉफिट। ठीक है, कहने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल आप
रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर ले, टाटा, बिरला, अदानी ग्रुप, इनके किसी भी एक बिजनेस की अगर हम लोग बात कर ले, ये लोग क्लियरली प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं भाई साहब, बराबर। लेकिन हर एंटिटी ऐसा नहीं होता, कुछ एंटिटीज ऐसे भी होते हैं जिनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाने का नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल हम मंदिर मस्जिद में चले गए या ऐसे कोई और ट्रस्ट चले गए, इनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाने का नहीं होता, इनका इंटेंशन होता है मे बी सम रिलीजियस बेनिफिट, चैरिटेबल बेनिफिट, समाज का सेवा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब मानता हूं ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन होता है ना। सो ऐसे दो तरह के होते हैं। मैं चाहता हूं आप यहां पे लिखे एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल। फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन आ सकते हैं? मे बी एनी पर्टिकुलर कंपनी like Reliance Industries Limited, Infosys, etc. बराबर। या मान के चलो मिस्टर प्रथमेश, ठीक है, मिस्टर प्रथमेश हु इज अ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं खुद का। ठीक है, सीधी सी बात है, चैरिटी करने के लिए तो सीए नहीं बने ना, कमाने के लिए बने। तो एज ए रिजल्ट सीए बन के अपना ऑफिस खोल लिया, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कमा रहे हैं। ये सब लोग हो जाएंगे फॉर प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट में कौन कौन आएंगे सर? अरे भाई एग्जाम्पल, किसी भी तरह का टेम्पल, चर्च, है ना, रिलीजियस कोई भी एटसेट्रा, या कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, जैसे अनाथ आश्रम हो जाता है, वृद्धाश्रम हो जाते हैं, ऐसे जो होते हैं, ये सारे के सारे पैसे आते हैं इनके पास भी, डोनेशन के फॉर्म में पैसे आते हैं, ये लोग खर्च करते हैं, इनके पास पैसे बचते भी है, लेकिन इनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाने का नहीं होता। जो भी पैसा बच जाए वो समाज की भलाई के लिए वो लोग यूज करते हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में दोनों है, हम लोग को फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी अकाउंटिंग सीखना है और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी अकाउंटिंग सीखना है, राइट, दोनों। ठीक है, देखते हैं। अब लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग कि भाई ये बिजनेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिविजुअल के फॉर्म में भी हो सकता है ना, एन इंडिविजुअल कैन स्टार्ट अ बिजनेस, हो सकता है दिस बिजनेस इज इन द फॉर्म ऑफ अ बैंक। ओके, सो एंटिटी कैन बी नेचुरल पर्सन, entity can be artificial person like a bank, like a company, like HUF, artificial persons, getting me? तो artificial person का मतलब क्या हुआ? Any person who are persons in the eyes of law, कानूनन तौर पे इनको पर्सन माना जाता है। ठीक है, तो चाहे कुछ भी हो, या तो नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, सब के सब मतलब एंटिटी हो सकते हैं। इनमें से किसके लिए भी हम लोग को अकाउंटिंग करना पड़ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप 2। स्टेप 1 हो गया, हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि किसके नजरिए से मुझे सोचना है, हु इज द एंटिटी, जिसके लिए आप कभी भी जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, सबसे पहला सेंटेंस आप क्या लिखते हो? इन द बुक्स ऑफ डैश, ऐसे लिखते हो ना। तो सबसे पहले हम लोग को वो क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट, अब मुझे देखना है कि उस एंटिटी से रिलेटेड कौन से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। आई हैव टू गैदर ऑल द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो किस तरह के इंफॉर्मेशन? देखो, ये जो इंफॉर्मेशन होता है, इस पे सबसे पहली बात मुझे ये ध्यान देना है कि द इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी फाइनेंशियल। इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी फाइनेंशियल मतलब सर ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है? एनी इंफॉर्मेशन measurable in terms of money. Any information measurable in terms of money. मतलब समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखो, मैंने मोबाइल फोन खरीदा, ठीक है। मोबाइल फोन है, मान लो 50,000 रुपए का। मैंने फोन लिया, आगे वाले को 50,000 रुपए दे दिए। इज इट अ मॉनेटरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? यस सर, बिल्कुल है। मोबाइल फोन खरीदा, बदले में पैसे दे दिए। एक्सेलेंट, परफेक्ट, ठीक है ना। अच्छा, मान के चलो कि मैंने मोबाइल फोन खरीदा, वैल्यू है 50,000, ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी कैश नहीं है। आई डोंट हैव कैश, ठीक है। सो मैंने क्या कर दिया, मैंने 50,000 का ही इक्विवेलेंट
मेरे पास कुछ और है, मान के चलो मेरे पास एक आईपैड है जिसका आज के डेट का मार्केट वैल्यू 50,000 हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने फोन ले लिया और मैंने बदले में उसी दाम का आईपैड दे दिया, एक्सचेंज, है ना। अब बताइए क्या ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हुआ? आप कहेंगे सर पैसे तो दिए ही नहीं, ना पैसे दिए तो पैसे नहीं दिए तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसा हो सकता है? एक मिनट, मैंने ये नहीं कहा कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब वो इंफॉर्मेशन जहां पे पैसे दे या पैसे ले। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब वो इंफॉर्मेशन वेयर द एनीथिंग इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। अब जरा सोच के बताना, जो फोन मैंने लिया क्या उसका मॉनेटरी वैल्यू है? हाँ है। जो आईपैड मैंने दिया क्या उसका भी कोई मॉनेटरी वैल्यू है? यस है। सो इफ बोथ ऑफ देम आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, डेफिनेटली इट इज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, अच्छा ठीक है भाई, और भी सोच के देखते हैं। बर्थडे का दिन आया, हमने बुजुर्गों के पांव छुए, ठीक है, कोई बुजुर्ग है उनके पांव छुए, बदले में 500 का नोट निकल आया, बराबर, बढ़िया कमाई होगी। ओके, अब मुझे बताइए इसे मैं अगर मेजर करने जा रहा हूं, रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, तो जरा ध्यान से देखना। नो डाउट 500 रुपीज है, लेकिन कैन यू से दैट आशीर्वाद इज कॉस्टिंग रुपीज 500? आशीर्वाद की कीमत है 500। कैन यू मेजर आशीर्वाद इन टर्म्स ऑफ मनी? नहीं। समझ रहे हो बात को? एवरीथिंग कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। वो तो उन्होंने ऐसे ही 500 रुपए दे दिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर आशीर्वाद का कीमत 500 रुपए है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग तो हर रोज पाव पड़ना शुरू कर दे यार, बर्थडे के दिन क्यों, मस्त कमाई हो जाएगी, बरोबर। पाव पड़े और 500 रुपए निकालो ऐसा नहीं होता, आशीर्वाद की कोई कीमत नहीं होती। इट इज नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, बराबर। कंपनी के एमडी को उसके पर्सनल सेक्रेटरी से प्यार हो गया, क्या इसकी भी हम लोग अकाउंटिंग करेंगे? लिखो यहां पे सेक्रेटरी इन एमडी आउट। ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अरे भाई नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। प्यार हम लोग पैसों के टर्म्स में मेजर थोड़ी ना कर सकते हैं, गेटिंग मी? सो सबसे पहले मुझे वो देखना है कि ये कौन से ट्रांजैक्शन है, आर दीज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी? इफ यस, देन ईदर इट इज अ ट्रांजैक्शन और इट इज अ इवेंट। वन बाय वन देखते हैं। What do you mean by a transaction? Transaction means a or any business deal. ठीक है? Any business deal. ये क्या होता है? बिजनेस डील बोले तो जैसे हमारा बिजनेस है, मैंने यहां पे लिख दिया एंटिटी, ठीक है। कोई भी एक पर्सन है जिसके साथ हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये बंदे के पास से मेरे पास कुछ आया, बदले में मेरे पास से भी इसके पास कुछ गया। अगर ऐसे दो लोग इन्वॉल्व हैं और दोनों के बीच में किसी तरह का लेन देन हो रहा है, तो इसे मैं कहता हूं ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल मान के चलो ये बंदा है, ठीक है, ये हम है एंटिटी, ओके। इस बंदे ने मुझे कोई सर्विस प्रोवाइड किया है, ठीक है, किसी भी तरह का एक सर्विस प्रोवाइड किया है। जैसे मान के चलो इसने मेरा अकाउंटिंग करके दे दिया है, बदले में मैं इसे पैसे दे रहा हूं। इसने मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करके दे दिए, बदले में मैं इसे पैसे दे रहा हूं। या इसने मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को ऑडिट कर लिया, बदले में मैं इसे पैसे दे रहा हूं। क्या यहां पे दो लोग हैं? यस। क्या हम दोनों के बीच में किसी तरह का लेन देन हुआ? उसने मेरे लिए एक सर्विस दिया और मैंने बदले में पैसे दिया, लेन देन हुआ? इफ यस, दिस इज अ ट्रांजैक्शन। मैंने गुड्स परचेज की किसी से, आगे वाले ने मुझे गुड्स दिए, मैंने बदले में पैसे दिए, दो लोग हैं, लेन देन हुआ, दिस इज अ ट्रांजैक्शन। गेटिंग मी? अब उसके बाजू में क्या लिखा है? इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट इज अ हैपनिंग, ओके, या इट इज रिजल्ट ऑफ टू और मोर ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब क्या होता है, मतलब समझने की कोशिश करते हैं। देखो मान के चलो एक बंदा है, ठीक है, इससे मैंने कुछ भी एक सामान खरीदा, मैंने एक फोन खरीदा, मान लो 20,000 रुपए में, 20,000 रुपए में मैंने इससे फोन खरीदा। अब मुझे एक दूसरा कस्टमर मिला, ठीक है,
और मैंने यही 20,000 वाला फोन, उसने बोला अरे वाह मस्त फोन है यार, बोला हाँ ठीक है तेरे को, बोला हाँ चाहिए ना, कितने का है, मैंने बोला 25,000 ओनली, ठीक है। तो मैंने यही फोन उसे चिपका बेच दिया 25,000 में, ठीक है। क्या हुआ यहां पे, मैंने एक व्यक्ति से 20,000 रुपए में फोन खरीदा, ट्रांजैक्शन, दो लोग हैं, लेन देन हुआ, ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब मैंने एक दूसरे व्यक्ति को वही वाला फोन 25,000 में बेच दिया, दो लोग हैं, दो लोगों के बीच में फिर से लेन देन हुआ, फिर से ट्रांजैक्शन। अब ये दो ट्रांजैक्शन होने के बाद कुछ हुआ, क्या हुआ सोच के देखो, 20,000 का फोन था, मैंने 25,000 में बेच दिया, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि नहीं, कितने का प्रॉफिट हुआ, 5,000, किडिंग मी। तो जरा समझने की कोशिश कीजिए, 20,000 में फोन खरीदा, दैट्स अ ट्रांजैक्शन, 25,000 में फोन बेचा, दैट्स अ ट्रांजैक्शन, लेकिन इन दोनों ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या हुआ, 5,000 रुपीज का प्रॉफिट, दैट्स एन इवेंट, ठीक है। सो व्हाट इज एन इवेंट, इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ टू और मोर ट्रांजैक्शन, इवेंट इज अ हैपनिंग, ठीक है। हैपनिंग मतलब जैसे हमारे बॉलीवुड स्टाइल में अगर हम लोग कहे तो बॉलीवुड में कहते हैं ना, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, ठीक है। तो प्यार की जगह इवेंट डालो यहां पे, अब अकाउंटिंग स्टाइल में देखते हैं, तो प्यार की जगह इवेंट, क्या हो गया, इवेंट किया नहीं जाता हो जाता है, इट इज अ हैपनिंग, ठीक है। जैसे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, आप इमेजिन कीजिए, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, फैक्ट्री में आग लग गया, गुड्स जल गए, आग लग गया, आग लगाया नहीं, मेरे को ऐसा बोर मारा था तो जाके मैंने फैक्ट्री में आग लगा दिया, ऐसा होता क्या, नहीं ना। सो व्हाट हैपेंड इज, आग लग गया किसी रीजन से, गुड्स जल गए किसी रीजन से, मैंने जानबूझ के नहीं किया, हो गया, इट इज अ हैपनिंग, किडिंग मी। स्टॉक बच गया मेरे पास, मैंने 1000 यूनिट्स खरीदे थे, बहुत कोशिश किया बेचने का, नहीं बेच पाया, सिर्फ 800 यूनिट से बेच पाया, 200 यूनिट्स बच गए, दैट हैपेंड, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, अरे कस्टमर से नहीं आया तो मैं क्या करूं, राइट। सो स्टॉक, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, प्रॉफिट, ये सब चीजें क्या कहलाते हैं, इवेंट्स, ठीक है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स, ताकि हर तरह की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास गैदर हो जाए, ठीक है। तो स्टेप 1 हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया हु इज द एंटिटी। स्टेप 2 हमने क्या किया, हमने आइडेंटिफाई किया व्हाट इज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन या इवेंट, ठीक है। स्टेप 3, अब थोड़ा और डिटेल, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट कैन बी मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, अब इसके बारे में भी समझ लो क्या होता है। देखो पॉइंट इज, मैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को ही आइडेंटिफाई कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए हो सकता है इमीडिएट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो, जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ वैसे पैसे आए या पैसे गए, तो इट कैन बी अ कैश ट्रांजैक्शन, या ट्रांजैक्शन में कुछ लेन देन में से एक पार्ट तो हो गया, जैसे मैंने सामने वाले से कुछ सामान ले लिया या सर्विस ले लिया, लेकिन बदले में अभी तक पैसे नहीं दिए, पैसे बोलता हूं कि मैं फ्यूचर में देगा ना तेरे को, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, ऐसा बोल दिया, मतलब पैसे मैंने अभी नहीं दिए, देयर इज अ फ्यूचर कैश फ्लो, ठीक है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में आएंगे और इनको हम लोग कहेंगे एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है, ओके। यहां पर एग्जांपल में लिख देते हैं कैश सेल्स, यहां पे एग्जांपल में लिख दो क्रेडिट सेल्स, ठीक है। अच्छा, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके लिए देयर इज नो कैश फ्लो, कैश फ्लो होता ही नहीं है, सर ऐसा भी कुछ होता है, हाँ जी, इनको हम कहते हैं नॉन मॉनेटरी। एग्जांपल लिखूंगा तो समझ में आएगा, एग्जांपल लिखो, डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन, ठीक है। व्हाट आर दीज आर ऑल्सो ट्रांजैक्शन जो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इनके लिए कोई कैश फ्लो नहीं होता, ठीक है। तो ये 3 तरह के ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स हमारे सामने आ सकते हैं, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। स्टेप 3, अब इंफॉर्मेशन आ तो गया, इससे पहले कि मैं उसे बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स में लिख दूं, मुझे कुछ बातें ना क्लैरिटी चाहिए, कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, पहले जानकारी हासिल करो उसके बाद लिखो, ऐ मत लिखो। सर कैसी जानकारी, सबसे पहले देखो वहां पर क्या दिख रहा है आपको, देख लो कि ये ट्रांजैक्शन और इवेंट कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है, अकॉर्डिंगली इनका ट्रीटमेंट बदल जाएगा। देखो भाई,
या तो ये कैपिटल नेचर का है या तो ये रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है, एक मिनट, क्या हो गया इसे? तो या तो ये कैपिटल नेचर का है या तो ये रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है, अगर ये कैपिटल नेचर का है तो मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा एज समथिंग विच इज टू बी कैरीड फॉरवर्ड, यानी मैं इसे लॉन्ग टर्म पर्पस से रिकॉर्ड करूंगा। और अगर ये रेवेन्यू नेचर का है तो मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा एज टू बी रिटर्न ऑफ, यानी मैं इसे कैरी फॉरवर्ड तो करूंगा ही नहीं, इसे मैं इसी साल के एंड में खत्म कर दूंगा। तरीका अलग है, कैपिटल नेचर का है तो अलग तरीके से रिकॉर्ड करूंगा, रेवेन्यू नेचर का है तो अलग तरीके से रिकॉर्ड करूंगा। अब इसके लिए यह तो जानना होगा कि सर ये डिफरेंशिएट कैसे करें, कैपिटल नेचर का कौन सा है, रेवेन्यू नेचर का कौन सा है। अब इसके बारे में अपने को पूरा पढ़ना है अपने को, लेकिन द पॉइंट इज कि मुझे मालूम है कि शुरुआत में अगर मैं बेसिक्स पढ़ाता हूं तो वो बेसिक्स का क्या मान रह जाता है मुझे मालूम है। बेसिक्स का मान हम लोग सिर्फ एंड में करते हैं, शुरू में कभी नहीं करते। ठीक है, एंड में एग्जाम के पहले बेसिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है अपने को। अभी अगर मैं बेसिक्स बहुत ज्यादा बताता रहूंगा, अरे सर क्या बोर कर रहे हैं सर, अकाउंट्स में बताओ ना, क्वेश्चंस कराओ ना सर, यही होता है। ठीक है, तो मैं अभी कैपिटल एंड रेवेन्यू नहीं बता रहा आपको, लेकिन हल्का फुल्का एक जानकारी आपको जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूं। वो पूरा चैप्टर अभी हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता रहा हूं, ध्यान से देखना। कुछ बातें बता रहा हूं जिसमें ऑलमोस्ट वो पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा। क्या है ये? चीजों को कैपिटल नेचर का कब माना जाएगा? व्हेन I bought something with long term use, or I received something that I am gonna use for long term. ठीक है, ऐसी चीजों को मैं कैपिटल नेचर का कहूंगा। तो सबसे पहला चीज जो मेरे दिमाग में आ गया वो क्या है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट। किसी भी चीज का अगर मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज कैपिटल इन नेचर। ठीक है सर, ये तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी बता रहा हूं। जरूरी नहीं है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा चीजों को खरीदते वक्त ही लगे, बाद में भी लग सकता है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं बिगर, बेटर, लॉन्गर। तीन बातें लिखे, बिगर, बेटर, लॉन्गर। याद हो जाएगा? बीबीएल, बिगर, बेटर, लॉन्गर। कहने का मतलब, मैंने चीजों को खरीद लेने के बाद सब्सिक्वेंटली कोई ऐसा खास खर्चा इंकर किया जिससे कि जो मान लो कोई एसेट है, वो एसेट बिकम्स बिगर, या एसेट बिकम्स बेटर, या एसेट बिकम्स लॉन्गर। मतलब सर एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं कह रहा हूं बिगर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखो, मान के चलो मैंने बिजनेस शुरू किया, पहले छोटे लेवल पे था, तो मेरे पास एक जमीन था, जमीन के ऊपर मैंने एक ऑफिस बनाया, ग्राउंड फ्लोर, उसके ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर, बस इतने ऑफिस में मेरा काम हो गया, चालू हो गया बिजनेस। अब धीरे धीरे बिजनेस सक्सेसफुल होने लग गया, अच्छा चल रहा है। अगर अच्छा चल रहा है तो मैंने सोचा नहीं यार, एक और फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, तो मैंने एक और फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब जरा सोचो, ये कंस्ट्रक्शन के पीछे खर्चा लगा, ठीक है, ऑन एन एग्जिस्टिंग एसेट। अब जरा सोच के देखना, इससे वो एसेट क्या हो गया? द एसेट बिकम्स बिगर। सो एनी एक्सपेंडिचर दैट इज इंकर्ड जिसका रिजल्ट ये है कि एसेट बिकम्स बिगर, एसेट और ज्यादा बढ़ गया, then in that case even such expenditure will be called as a capital expenditure. ठीक है? दूसरा वर्ड क्या लिखा है? बेटर। व्हाट डू मीन बाय बेटर? मैंने कोई ऐसा खर्चा इंकर किया जिससे वो एसेट बेटर हो गया। सर बेटर मतलब? बेटर मतलब सबसे पहला चीज जो है बेटर में वो ये है कि अगर मेरा उस एसेट से फायदा बढ़ गया, मतलब मे बी मेरा रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया। What do you mean by that? देखो, मान के चलो मेरे पास एक क्लासरूम है, क्लासरूम, ओके। अभी क्लासरूम का जो सीलिंग है वो बहुत हाइटेड है, बहुत ज्यादा ऊंचा है, ठीक है। अच्छा, तो व्हाट आई डिड इज कि मैंने इसमें एक
हाफ हाफ कर दिए और ऊपर एक बालकनी जैसा नहीं होता सिनेमा हॉल्स में, देखे ना, तो उस तरह का ऐसा बना लिया। तो क्या हो रहा है कि एक बढ़िया सा क्लासरूम बन गया, कुछ लोग यहां बैठ रहे, कुछ लोग ऊपर बैठ रहे, लेकिन एवरीवन आर एबल टू सी मी। क्या हुआ इससे? इससे कहीं ना कहीं रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा, इंप्रूवमेंट आया। हिटिंग मी? सो अगर मैंने कोई ऐसा खर्चा किया जिससे कि एसेट बिकम्स बेटर, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। हमने फैक्ट्री ओपन किया, फैक्ट्री में मेरे पास मशीन है, ठीक है, ये मशीन का कैपेसिटी है टू मेक 10,000 यूनिट्स, ठीक है। अब मैंने उस मशीन में कोई ऐसा खर्चा करवाया कि अब वो मशीन 10,000 की जगह 15,000 यूनिट्स बना सकता है। क्या हुआ? द मशीन बिकम्स बेटर, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी खर्चा किया जिससे मशीन बिकम्स बेटर, तो मैं इस खर्चे को भी कहूंगा कैपिटल इन नेचर, ठीक है। तीसरा वर्ड क्या दिख रहा है? लॉन्गर। अब ये क्या होता है भाई? अगर कोई खर्चे से एसेट का लाइफ लंबा हो जाए, वैसे तो 10 साल चलने वाला था, लेकिन ये खर्चे की वजह से अब ये 15 साल चलेगा, लाइफ बढ़ गया, तो वो जो खर्चा मैंने किया जिससे लाइफ लॉन्गर हो जाए, इस खर्चे को भी मैं क्या कहूंगा? कैपिटल इन नेचर, ठीक है। थोड़ा सा क्लैरिटी आया? ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन हल्का फुल्का बता दिया, क्योंकि आगे चल के इस बात का ध्यान रखना है। हम लोग कुछ भी परचेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि मैं उसे परचेज ऑफ गुड्स यानी एक्सपेंस करके दिखा दूं, और ये भी हो सकता है कि मैं उसे असेट करके दिखा दूं। तो ये कैसे समझ में आएगा? ये भेदभाव कैसे करे? इफ इट इज कैपिटल इन नेचर, मैं उसे असेट करके दिखाऊंगा, और इफ इट इज रेवेन्यू इन नेचर, मैं उसे गुड्स परचेज करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलो, ये हुआ सबसे पहले। इसके बाद मुझे दूसरा जो देखना है वो देखना है कि वेदर इट इज रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल। ये बहुत जरूरी है, इसके बारे में एकदम से अभी नहीं समझता है, धीरे धीरे समझ में आएगा। इसके लिए मुझे देखने होते हैं एएस या गैप, एएस या गैप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कहने का मतलब क्या है? देखो दोस्तों, मैंने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, मैंने अपने हिसाब से कुछ तो भी लिख दिया, आगे वाले बंदे को जो देखना है देखते बैठ, मेरे को क्या, ऐसा नहीं होता। दिस इज अ प्रोफेशन, ठीक है। सो एवरीथिंग हैज सम रूल्स, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कानून कायदे हैं, तो वो कानून कायदे सही तरह से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ये भी हमें ध्यान से देखना है, ठीक है। तो कानून कायदे के मुताबिक बहुत सारे बातें ऐसे रहते हैं जो शायद मॉनेटरी नेचर का ना हो, शायद जर्नल एंट्री पास करने लायक ना हो, लेकिन फिर भी काम का है। अगर काम का है तो उसके बारे में मुझे अलग से लिखना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आगे चल के हम पढ़ेंगे गोइंग कंसर्न, विच इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग। अब अगर कोई एंटिटी है जो गोइंग कंसर्न नहीं है, तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें यह कहते हैं कि इसके बारे में अलग से रिपोर्ट करना पड़ेगा, आपको बताना होगा कि भाई साहब ये गोइंग कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो आपको इंफॉर्मेशन में देखना है कि वेदर इट इज रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल। नो नीड टू रिपोर्ट इफ इट इज नॉन रिपोर्टेबल, बट इफ इट इज नीडेड यू हैव टू रिपोर्ट इट। तो इसके लिए जरूरी क्या है? मुझे देखना होगा एएस एंड गैप, ठीक है। अच्छा, तीसरा मुझे इंफॉर्मेशन में देखना है, क्योंकि पैसे का पेमेंट रिसीव जब भी होता है तो जरूरी नहीं है कि जो पैसे मैंने दिए वो इसी, कभी कभी पिछले पीरियड का भी दे सकता हो, अगले पीरियड का भी दे सकता हो सकता है। एडवांस नहीं देते हम लोग, ठीक है, रिसीव भी ऐसे ही हो सकते हैं। तो मुझे ये देखना होगा वेदर इट इज प्रेजेंट, वेदर इट इज फ्यूचर। इफ इट इज फ्यूचर, आई एम नॉट रिकॉर्डिंग इट, आई विल रिकॉर्ड इट इन सम अदर मैनर। गेटिंग मी? मतलब अगर मैं फ्यूचर का पेमेंट अभी कर रहा हूं, आई विल रिकॉर्ड इट एज एन एडवांस पेमेंट, एंड अगर मैं अभी का पेमेंट कर रहा हूं, आई विल रिकॉर्ड इट एज एन एक्सपेंस। रिकॉर्ड करने का तरीका बदल जाएगा। सो आई हैव टू आइडेंटिफाई कि ये खर्चा, ये जो भी पेमेंट है या जो भी रिसिप्ट है, ये कौन से पीरियड का है। गेटिंग मी? तो नॉर्मली स्पीकिंग वी प्रेफर ओनली द प्रेजेंट पेमेंट और प्रेजेंट रिसीप्ट। इफ इट इज फ्यूचर, इट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड बट इन अ डिफरेंट मैनर, तरीका अलग होता है, ठीक है। इसी तरह से मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। इफ मॉनेटरी यस, इफ नॉन मॉनेटरी नो। नॉन मॉनेटरी बोले तो नॉन फाइनेंशियल आई एम सेइंग। इफ समथिंग कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, आई एम नॉट रिकॉर्डिंग इट, बट इफ इट इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, आई एम रिकॉर्डिंग इट, ठीक है। इसके अलावा और एक इंफॉर्मेशन है कि हम लोग को यह देखना है कि वेदर इट इज मटेरियल और वेदर इट इज इमटेरियल। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मटेरियल बोले तो काम का है, ठीक है। इमटेरियल बोले तो कोई काम का नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट?
अरे भाई साहब या तो सिग्निफिकेंट है या तो नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई चीज मटेरियल है, सिग्निफिकेंट है, काम का है, तो उसकी अकाउंटिंग उसी तरीके से होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई कोई काम का नहीं है, ऐसी है, चिल्लर है, तो उसका भी अकाउंटिंग उसी तरह से होना चाहिए। मैं इग्नोर करने नहीं कह रहा हूं, लेकिन अकाउंटिंग का तरीका बदल जाएगा। एग्जाम्पल, मैंने एक बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग का लॉन्ग लाइफ है, 15 साल चलने वाला है, तो मैंने बिल्डिंग का एक अलग अकाउंट बना दिया, बिल्डिंग अकाउंट, बहुत बढ़िया। मैंने मशीन खरीदा, इसका भी लाइफ है 10 साल, तो मैंने मशीन का अलग से अकाउंट बनाया, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ रखते हैं और इनको आगे चल के मैं डेप्रिसिएट करूंगा, बहुत कुछ करूंगा, ठीक है। अब इसी तरह से मैंने खरीदा नटराज का पेंसिल और नॉन डस्ट का इरेजर। नटराज का पेंसिल है पूरे 5 रुपए का और नॉन डस्ट का इरेजर है पूरे 7 रुपए का। अब मैं यहां पे बना देता हूं नटराज पेंसिल अकाउंट, मैं बनाता हूं अलग से नॉन डस्ट इरेजर अकाउंट। क्या इसी तरह से मैं शार्पनर अकाउंट, स्केल अकाउंट, ये सब भी बनाता बैठूं? जरा सोच के देखो कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स बन जाएंगे उससे, ठीक है। और उसके अलावा इन सबको डेप्रिसिएट भी करूं, 5 रुपए का पेंसिल का डेप्रिसिएशन, क्या दिख रहा है? इममटेरियल। तो इममटेरियल होने की वजह से हम इसे इग्नोर नहीं करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इन सब का झुंड बना लेंगे, मिक्स कर देंगे और मिक्स करके इनको दिखा देंगे एज स्टेशनरी। इनको असेट करके नहीं दिखाया जाएगा, इनको रेवेन्यू नेचर का स्टेशनरी दिखा के खत्म कर दिया जाएगा। व्हाई? बिकॉज दीज आर इममटेरियल। समझ लो बात को? तो हम ऐसा भेदभाव करेंगे। इफ इट इज मटेरियल, अकाउंटिंग उसी तरह से होगा। इफ इट इज इममटेरियल, अछूत है तू, आई मीन इग्नोर नहीं करना है, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट अकाउंटिंग किया जाएगा वहां पे, करेंगी। तो ये सब चीजें सबसे पहले मुझे देख लेना है। सो दोस्तों, एवरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सम और अदर अकाउंट। तो जैसे ही मैंने अकाउंट देखा, मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? आई एम टॉकिंग अबाउट सम और अदर इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने कहा कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट मुझे कैश का इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैं कह रहा हूं बैंक अकाउंट, स्पेसिफिकली एसबीआई बैंक अकाउंट, तो वो अकाउंट मुझे एसबीआई बैंक के ट्रांजैक्शंस का इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर मैं कह रहा हूं पीएनबी बैंक अकाउंट, वो मुझे पीएनबी बैंक का इंफॉर्मेशन दे रहा है। इंफॉर्मेशन मतलब वो बैंक के डिटेल्स नहीं, हमारा जो खाता वहां खुला हो उसका इंफॉर्मेशन, किडिंग मी? ओके, जैसे वहां पे एग्जांपल में लिखा ही है, इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज एंड हेंस द बैलेंस, कितना बचा है ये हमें पता चलेगा इन कैश अकाउंट। इसी तरह से मान के चलो मैंने किसी से लोन लिया है और बाद में उसको रीपे किया है, ये सब के बारे में मुझे नजर आएगा इन दैट लोन अकाउंट, ठीक है। ओके, तो स्टेप 4 में हम क्या करेंगे? फाइनली ये सब चीजें, जानकारी, पूरी क्लैरिटी लाने के बाद हम स्टेप 4 में इनको रिकॉर्ड करेंगे और क्लासिफाई करेंगे यूजिंग द डेबिट एंड क्रेडिट कोड, ठीक है। यहां पे 2 अलग अलग तरह के अप्रोच होते हैं। एक होता है यूके अप्रोच, एक होता है यूएस अप्रोच। यूके अप्रोच इज द ट्रेडिशनल अप्रोच, यूएस अप्रोच इज द मॉडर्न अप्रोच। देखेंगे इसके बारे में डिटेल में आगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस हम लोग बुक कीपिंग नामक जो चैप्टर में आएंगे वहां पर हम लोग इसको पूरी तरह से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो क्या किया जा रहा है ये ओवरऑल समझ में आया आपको? सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, रैपिड टीएसपी, क्या क्या था रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। रैपिड, आर फॉर क्या था? रिकॉर्डिंग, है ना, सबसे पहले रिकॉर्डिंग के लिए। फिर डबल ए फॉर असर्टेनिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स। दूसरा ए असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, रिकॉर्डिंग, असर्टेनिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स, असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, रैप। उसके बाद पिड, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और लास्ट में टीएसपी, क्या था वो? टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन, बराबर। अब हम लोग क्या करते हैं अकाउंटिंग में? सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं हु इज द एंटिटी, ठीक है। एंटिटी आइडेंटिफाई कर लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट आर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स रिलेटेड टू द एंटिटी, ठीक है। ये जान लेने के बाद हम लोग थोड़ा और बारीक जानकारी देखते हैं कि इंफॉर्मेशन कैपिटल है कि रेवेन्यू है, रिपोर्टेबल है कि नॉन रिपोर्टेबल है, मटेरियल है कि इमटेरियल है, मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी है, इस साल का है कि अगले साल का है,
ये सारे इंफॉर्मेशन जानकारी हासिल कर लेते हैं और ये जानकारी के मुताबिक हम लोग प्रॉपर कोड लैंग्वेज यूज करते हुए इनको डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे इन आवर बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है। सो दोस्तों, आपको थोड़ी देर पहले मैंने डेफिनेशन दिखाया था, मैंने कहा था कि थोड़ी ही देर में हम लोग उसमें लौट के आएंगे एंड आपको वो ऑटोमेटिकली रिकलेक्ट होने लगेगा। तो जरा लौट के आते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या था। डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किया जाता है बाय पासिंग जर्नल एंट्री। ठीक है। क्लासिफाइंग, ये किया जाता है बाय पोस्टिंग इट इन द लेजर। एंड समराइजिंग, ये किया जाता है बाय मेकिंग फाइनल अकाउंट्स। सो अकाउंटिंग इज व्हाट? जर्नल, लेजर, फाइनल अकाउंट्स। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। क्या? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। यहां पे उसके पहले क्या लिखा है? इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, transactions and events, financial information, ठीक है, which are in part at least of financial character and आगे चल के interpreting the results thereof। दूसरा डेफिनेशन भी देख लो क्या है। प्रोसेस ऑफ, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? एंटिटी कौन है, इंफॉर्मेशन क्या है। मेजरिंग, मेजरिंग मतलब मॉनिटरी टर्म्स में उसको मेजर करना है, कितने रुपए का है। एंड कम्युनिकेटिंग, बताना इसके बारे में इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स को। ठीक है। क्या? इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। समझा अभी वो डेफिनेशन क्या है? ओके चलिए, तो हम लोगों ने आज चैप्टर 1 में ये सब बेसिक डिटेल देख लिए। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। कल के सेशन में, आज हम लोगों ने ज्यादा नहीं देखा क्योंकि थियरी ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग, ये मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं। तो कल के सेशन में हम लोग जब जाएंगे, हम लोग देखेंगे कुछ और कॉमन टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक चीजें देखेंगे। अगर आपको मालूम है बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो रिवीजन हो जाएगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अगर नहीं मालूम होगा देन इन दैट केस इसके बारे में जान लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मालूम है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं मालूम है तो, मैंने अभी उल्टा बोल दिया, नहीं मालूम है तो आपको इसके बारे में जान लेना जरूरी है। तो ये टर्म्स के बारे में जान लेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मैं सारे थियरी पहले कवर अप नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिलीव मी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी के बेस से आप आगे की चीजों का लॉजिक पकड़ पाओगे, उसके बगैर नहीं समझ पाओगे। तो मुझे एवरी थियरी बताने का शौक नहीं है, मुझे भी मालूम है अकाउंट्स में हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने की आदत होती है, लेकिन फिलहाल के लिए जो अति जरूरी थियरी है, मैं सिर्फ उन थियरी को आपको बता रहा हूं। प्लीज टेक दीज वेरी वेरी सीरियसली। ठीक है, इसके आगे के पार्ट में हम लोग प्रिंसिपल्स को क्लियर करते हुए फिर जाके चीजों को देखेंगे। एंड बिलीव मी, हम लोग एक एक चीज को प्रिंसिपल से रिलेट करते हुए चलेंगे, हर एक का लॉजिक पकड़ते हुए चलेंगे। एंड अगर इस तरह से जाओगे, देयर वोंट बी एनी रीजन दैट यू स्कोर लेस। ओके दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज का क्लास समाप्त करूं, आप सबको बता दूं कि आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम टॉपिक्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको वो टॉपिक्स से रिलेटेड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया जाएगा। आज हम लोगों ने क्लास में जो कुछ भी पढ़ा है, इससे रिलेटेड आपको एक डीपीपी दिया जा रहा है। दिस इज डीपीपी 1। ठीक है, सो डीपीपी 1 मेक श्योर दैट यू कलेक्टेड। ठीक है, जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो लोग सब ऑफिस से जाके कलेक्ट कर लेंगे। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ये चीज अलग से पीडीएफ में सेंड किया जा रहा है। प्लीज नोट कि एट अ टाइम एक डीपीपी आपको देखना है, ओनली 1 डीपीपी एट अ टाइम। ठीक है, उस डीपीपी को आपको सॉल्व करना है। आपको डीपीपी जितना हो सके इंटरेस्टिंग बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आपको इसके आगे का जो डीपीपी दूंगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ क्रॉसवर्ड पजल। ठीक है, ये थियरी है, इसको जितना हो सके इंटरेस्टिंग बनाया जाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, लेकिन इसको ईमानदारी से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, सो दैट्स इट। इसी के साथ मैं आज की क्लास को रोक रहा हूं, आगे का कंटिन्यू करेंगे हम लोग कल। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।